हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का चैप्टर है क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री में हाउ व्हेन एंड वेयर, इसका पार्ट 2। क्योंकि पहले वाले पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, तो आज हम जो शुरुआत करेंगे यहाँ पे वो है हाउ डू वी प्रियोडाइज, कि हमें जो रूलिंग सिस्टम है उसको या चीज़ों को, कोई भी चीज़ होती है उसको प्रियोडाइज करने की ज़रूरत क्यों क्यों पड़ती है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं प्रियोडाइज। तो एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जेम्स मिल एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े ब्रिटिश राइटर हुए हैं ये जेम्स मिल, और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हुए हैं। तो इन्होंने 1817 में एक बुक लिखी है। इस बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी ब्रिटिश इंडिया जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उस टाइम पे इंडिया की हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, उसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो इस बुक के अंदर इस बुक को इन्होंने क्या किया है कि 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया है। 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया है, 3 वॉल्यूम वर्क है। वो 3 वॉल्यूम वर्क क्या है, उसमें इन्होंने बताया है कि जब हिंदू का रूल था, हिंदू का शासन था इंडिया के अंदर, तब उस टाइम पे क्या कल्चर थी, क्या संस्कृति थी, उन्होंने किस तरह से शासन किया और क्या उनके नियम कानून थे। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जब यहाँ पे मुस्लिम जो रूलर्स थे, कुछ टाइम पे 400 और 500 ईयर्स के तकरीबन यहाँ पे जो है मुस्लिम रूलर्स का शासन रहा है इंडिया के अंदर। तो उस टाइम पे जो मुस्लिम रूलिंग सिस्टम था वो क्या था। और फिर इन्होंने बताया है कि जब ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया है, तो उस टाइम पे क्या सिस्टम था। तो इन्होंने इस बुक में इन तीनों बातों को डिवाइड किया है। और इस एक पूरे पीरियड को लगभग पिछले, हम अगर 800 साल की बात करें, 700 से 800 साल की बात करें, तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। यानी मुस्लिम से पहले हिंदू रूलिंग सिस्टम जो था वो कैसा था, फिर मुस्लिम आए, मुस्लिमा का रूलिंग सिस्टम क्या था, और फिर ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम पे क्या था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाई वी नीड कैटेगरीज, कि हमें कैटेगरीज इसको करने की ज़रूरत क्या थी, उसने ऐसा क्यों लिखा, क्या ज़रूरत थी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैटेगरीज की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो बताना चाहता था कि जब यहाँ पे हिंदू रूलर्स थे, तो जो हिंदू रूलर्स थे वो किस तरह से रहते थे, क्या उनकी कल्चर थी, शिक्षा का सिस्टम क्या था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या था, किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया देशवासियों को। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को उसने बताने की कोशिश की है। ऐसे ही फिर मुस्लिम रूलिंग सिस्टम में उसने बताने की कोशिश की है। और फिर उसने क्या कहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे, कि ब्रिटिशर्स को इंडिया में आने की ज़रूरत क्यों थी। उसका कहना ये है कि जो हिंदू और उनके टाइम पे इंडिया में कोई भी कल्चर और जो यहाँ की सिविलाइजेशन है उसमें डेवलपमेंट नहीं आ पाया था। इसलिए उसका मानना था कि अगर इंडिया के अंदर ब्रिटिश, क्योंकि ये बुक उसने पहले ही लिख दी थी लगभग 1817 में, जब तक सभी जगह पे जो ब्रिटिशर्स थे उनका यहाँ पे रूल लागू नहीं हुआ था। कुछ ही जो स्टेट थे वहाँ पे हो पाया था, कुछ ही रियासतें थी जहाँ पे उन्होंने अपना अस्तित्व स्थापित करना, स्वामित्व स्थापित करना स्टार्ट किया था। लेकिन उसने बताया कि ब्रिटिशर्स का रूलिंग सिस्टम होना इंडिया के अंदर क्यों ज़रूरी है। उसका मानना था कि जो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो सभ्यता है, वो पिछड़ी हुई है यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले। यूरोपियन कंट्रीज़ में कौन से आते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप कंट्रीज़ में आते हैं सारे। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे ये लोग पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे ब्रिटिश लोग आकर के अपना रूल चलाएं तो ये इंडिया को कल्चर्ड कर सकते हैं, एक मॉडर्न इंडिया बना सकते हैं। उसका मानना ये था। अब ये बात कहाँ तक सच है इसका हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, क्या ये बात सच है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है, कैटेगराइज करने की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री, एक दूसरा दूसरा पार्ट है मिडिवल हिस्ट्री, एक तीसरा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री वो है जो बहुत साल पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी एंशियंट हिस्ट्री है। चाहे उसमें कोई भी रूलिंग सिस्टम रहा हो, चाहे वो हिंदू शासक रहे हों, चाहे वो मुस्लिम शासक रहे हों। उसके बाद फिर एक मिडिवल हिस्ट्री है। मिडिवल हिस्ट्री जो मतलब बीच का हिस्सा है, बीच का एक पीरियड, उसको मिडिवल हिस्ट्री में डाला गया है। और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक युग,
आधुनिक युग वो उसको 3 भागों में इस तरह से हमने डिवाइड किया है। अब मैंने आपको बताया था कि एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। ऐसा किसका मानना था? मिल, जेम्स मिल का मानना था कि जो एशियन सोसाइटीज हैं, एशिया के अंदर लगभग हमारे 7 कंट्रीज आते हैं, तो वो जितने भी कंट्री थे, तो वहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी वो बड़े लोअर लेवल पे थी, डेवलप्ड लेवल नहीं था। वो एजुकेशन में पीछे थे, उनकी संस्कृति वो हमसे बहुत पिछड़े हुए थे, उनको पढ़ना लिखना ये इन सब बातों में वो पिछड़े हुए थे, ऐसा मिल का मानना था। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल, उसने कहा कि ब्रिटिश रूल का आना क्यों जरूरी था? टू सिविलाइज इंडिया अकॉर्डिंग टू यूरोप। यूरोप के बेस पे, जैसा यूरोप डेवलप्ड है, यूरोप के लोग शिक्षित हैं, यूरोप में शासन चलता है, यूरोप के लोग खुद खुशहाल हैं, तो उसके बेस पे ये मिल का थॉट था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में होना जरूरी है। अब कैन वी डिवाइड हिस्ट्री, हम नेक्स्ट टॉपिक है, कैन वी डिवाइड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू और मुस्लिम। क्या हम हिंदू और मुस्लिम के बेस पे हमें हिस्ट्री को डिवाइड करना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। हिंदू और मुस्लिम के बेस पे अगर हिस्ट्री को डिवाइड हमने किया है तो वो कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं। देखो, शासक जो किंग है, किंग के बेस पे हिस्ट्री डिवाइड होनी चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। उसको अगर हम हिस्ट्री में इस तरह की बातें डाल रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें ये होना चाहिए कि भाई उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान नाम के एक राजा थे, उन्होंने इस तरह से उनका रूलिंग सिस्टम था। उसके बाद हमारा सिस्टम होना चाहिए कि एक अकबर नाम के राजा थे और उन्होंने इस तरह से देश को चलाया है। उसके बाद एक बाबर, हुमायूं थे, जहांगीर थे, या पृथ्वीराज चौहान से पहले बहुत सारे हिंदू राजा हुए हैं। तो उनके सिर्फ नाम ही काफ़ी होते हैं, उसको अगर हम यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम में डिवाइड करके बता रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड, इट इज नॉट गुड आइडिया। लेकिन ऐसा हिस्ट्री में डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि मिल ने कहा था ऊपर कि ब्रिटिशर्स के टाइम, ब्रिटिशर्स का आना इंडिया में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि क्या जो पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर लगभग 200 साल के आसपास, 200 से 250 साल ब्रिटिशर्स का पूरा कंप्लीट शासन रहा है। तो क्या ऐसे टाइम पे जो हमारे कुछ पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर हम दे सकते हैं कि वो कंट्री खुशहाल है या पिछड़ा हुआ है? तो वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? साइंस के क्षेत्र में हमने कितना डेवलपमेंट किया, डेमोक्रेसी, हमारी लिबर्टी, हम कितने आज़ाद हैं, हर व्यक्ति कितना आज़ाद है अपने अधिकारों को लेकर के, एंड इक्वालिटी, कितनी समानता है, क्या सबके लिए एक ही रूल है या जातिगत आधार पर कुछ ना कुछ उसमें डिवाइड किया हुआ है कि उस जाति के लिए अलग रूल है, उस जाति के लिए अलग रूल है, समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए अलग रूल है। तो इन सब बातों को अगर हम इन सब पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं तो ब्रिटिशर्स जो वो कहते हैं कि हमने मॉडर्न बनाया इंडिया को, तो फेल्स ऑन दीज पॉइंट्स, वो इन सब पॉइंट्स पे फेल होते हैं। क्यों होते हैं फेल? क्योंकि ये सब बातें, ये सब पॉइंट दिखाते हैं कि ऐसा यहाँ पे इक्वलिटी उन्होंने कायम नहीं रखी, विज्ञान के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाया, डेमोक्रेसी वो स्थापित नहीं कर पाए। उन्होंने क्या यहाँ पे चलाया? एक डिक्टेटरशिप चलाई है, एक जनरल बना दिया गया, उसके उस सारे जो रूल थे जो वो उन्हीं की मानी जाती थी। इंडिया की कोई जो लोग थे, लोगों के हिसाब से शासन नहीं चलता था, सिर्फ उस डिक्टेटर के हिसाब से शासन चलता था। तो डेमोक्रेसी को उन्होंने बिल्कुल क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लिबर्टी, लोगों की जो पर्सनल व्यक्तिगत अधिकार थे उनको भी छीन लिया, उनका हनन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट के जो पॉइंट होते हैं किसी कंट्री को आंकने के लिए, तो वो उसमें ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, वो फेल थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है? देखिए, कॉलोनियल वो होता है, कॉलोनियल आप 10th में भी पढ़ेंगे, 9 10 में आगे आप कई ईयर्स तक पढ़ने वाले हैं। तो कॉलोनियल को थोड़ा समझ लीजिए, कॉलोनियल होता क्या है। कॉलोनियल का मतलब होता है कि जब एक कंट्री के ऊपर दूसरा कंट्री अपना शासन करता है, अपने अधिकारों को उस पर थोपता है, जबरदस्ती थोपता है, उस पर जबरदस्ती अपने अधिकारों को थोपता है, तो उसको कॉलोनियल बोलते हैं। वो कोई भी कंट्री हो सकता है, वो खाली ये नहीं कि हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश ने, इंग्लैंड वालों ने रूल चलाया था, सिस्टम चलाया था यहाँ पे, तो वही कॉलोनियल कहा जाएगा। वो कोई भी कंट्री हो सकता है जो दूसरे कंट्री पे अपना रूल चलाता है।
अब इन्होंने क्या किया, कॉलोनियल ब्रिटिशर्स ने इन पे जब ये आए यहाँ पे तो इन्होंने प्रेशर डाला यहाँ के नवाब पे, यहाँ के राजाज पे, और धीरे धीरे उनकी रियासतों को कब्जाना शुरू किया। और इन्होंने क्या क्या काम किया, कलेक्ट रिवेन्यूज। इन्होंने जो रिवेन्यू रिवेन्यू कहते हैं लगान, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स जो कलेक्ट किया, उसके इतने हार्ड रूल बनाए कि उसमें इंडिया के जो पीपल थे, इंडिया के जो लोग थे, उनकी कोई सुनी नहीं गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब बात करते हैं हम, कोलोनाइजेशन क्या होता है। कोलोनाइजेशन एक सोशल, कल्चर, इकोनॉमी, यानी अपने देश की सभ्यता, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश की संस्कृति और सभ्यता के ऊपर थोपना, तो दैट इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। दैट इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। अपने देश की संस्कृति को, यानी ब्रिटिश वालों ने क्या किया, इंडिया में आकर के अपना रूलिंग सिस्टम चलाया, अपनी संस्कृति को यहाँ पे थोपने की कोशिश की। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन। हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पे अपना शासन चलाया यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने क्या, उनका एक पैटर्न था कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट किया, रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट किया। और रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या क्या सोर्सेज थे, टू टू राइट हिस्ट्री, जो सोर्स टू राइट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री को लिखने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड्स रूम बनाए, रिकॉर्ड्स रूम, डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट थे उनकी कॉपी करके रखना शुरू किया ताकि ये हिस्टोरियन के काम आ सके। एग्रीमेंट की कॉपी करके रखना स्टार्ट किया। तो रिकॉर्ड्स रूम कहाँ कहाँ बनाए इन लोगों ने, रिकॉर्ड्स रूम बनाए एट सेक्रेटरीट लेवल पे, कलेक्ट्रेट लेवल पे, डीएम के लेवल पे, तहसीलदार स्तर पे ऑफिस बनाए गए, वहाँ पे रिकॉर्ड रूम बनवाए गए अधिकारियों से। और वहाँ पे वो, अगर आप ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी, उनके, हमारा जब कंट्री आज़ाद हो गया था उसके बाद भी अगर हम वहाँ पे जाके देखते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ये बताते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से रूल चलाए थे, क्या क्या उन्होंने किया था। तो ये, अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताते हैं, यू कैन फाइंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑफिसेज। तो आप उन ऑफिसेज से सारे के सारे रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इन लोगों ने और क्या काम किया, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। इन्होंने सर्वे कराया। सर्वे कैसा कराया, क्या जानने के लिए करवाया सर्वे, टू टोपोग्राफी के लिए, द सॉइल क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो खेती की भूमि है उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसके लिए सर्वे करवाया। द फ्लोरा, द फोना के लिए सर्वे करवाया। द लोकल हिस्ट्री, लोगों की लोकल हिस्ट्री के बारे में पता करवाने के लिए सर्वे करवाया। क्रॉप पैटर्न, इंडिया का जो क्रॉप पैटर्न है, कौन से टाइम पे कौन सी फसल होती है, कौन सी फसल कौन से एरियाज में होती है, तो इन चीज़ों के बारे में इन्होंने सर्वे करवाया। तो इस तरह से इन्होंने सर्वेज करवाए इंडिया के अंदर, ताकि पूरे इंडिया के अंदर सर्वे करवाया, ताकि क्या कर सकें, ताकि वहाँ की लोगों की क्वालिटी जान सकें, किस देश में कौन सी कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन से एरिया में कौन सी मेन क्रॉप होती है, कितनी क्रॉप होती हैं वन ईयर के अंदर, पूरे सीजन के अंदर। तो इस तरह की चीज़ों को इन्होंने पता करवाने के लिए सर्वे करवाया। और क्या सिस्टम इन्होंने किया, हर 10 साल के बाद इन्होंने सेंसस, जिसको जनगणना बोलते हैं, सेंसस शुरू करवाई कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, कितने पशु हैं, कितने, किसी के यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या आने जाने का जो सिस्टम है वो कितने हैं। तो जनगणना में यानी सेंसस में बहुत सारी चीज़ों का आकलन किया जा रहा था, तो इन्होंने हर 10 साल पे उसको निर्धारित किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो सर्वे इन्होंने करवाया और उसमें ये पता करवाते थे। तो अब हम बात करते हैं व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं हमें किन चीज़ों के बारे में बताते हैं, हमने ऊपर बताया आपको, लेकिन कौन कौन सी चीज़ों के बारे में नहीं बताते, तो वो हम बात करते हैं। ये कौन कौन सी चीज़ों के बारे में नहीं बताते, लाइफ ऑफ कॉमन मैन, एक आम आदमी का उस टाइम जीवन क्या था, वो कैसे, कौन सा खाना खाता था, क्या खाता पीता था, उसका ट्रैवल का सिस्टम क्या था, तो उसके बारे में जो हमारे जो ब्रिटिशर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें नहीं बताते हैं। माइंड्स, यानी खानों में जो काम करने वाले मजदूर थे, उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली किस तरह की थी, उसके बारे में हमें इन रिकॉर्ड से नहीं पता चलता है। फार्मर्स हमारे हैं, किसान किस तरह से खेती करते थे, है ना, किस तरह से अपनी फसल को बेचते थे, क्या फसलों के रेट थे, तो उससे हमें ब्रिटिशर्स के जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ से कोई रेट, कोई उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है।
अब पीजेंट्स क्या होते हैं? पीजेंट्स बोलते हैं छोटे किसान को, यानी बटाईदार किसान, जिसके पास अपनी भूमि नहीं होती, वो दूसरे की भूमि पे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेती करता है, उसको बोलते हैं पीजेंट्स, यानी छोटा किसान। तो उनके बारे में हमें जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उससे पता नहीं चलता है। उस टाइम यात्री कैसे करते थे, भिखारी लोग जो थे, बैगर्स थे, वो कैसे सड़कों पे बैठते थे, किस तरह से उनको भिक्षा मिलती थी, किस तरह नहीं मिलती थी, तो इसकी जानकारी हमें ब्रिटिश हिस्ट्री से नहीं मिलती है। तो हमें अब रिकॉर्ड रूम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताती हैं। साथ साथ ब्रिटिश सर्स ने क्या किया, रिकॉर्ड रूम तो बनाए ही बनाए, लेकिन कुछ उस टाइम पे हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इंडिया के अपने, कुछ पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, उन्होंने कुछ राइटिंग्स लिखी अपनी, अपने लेख लिखे, अपनी जीवनियाँ लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो कुछ कुछ लोग डायरी लिखते थे, अपनी पर्सनल डायरीज लिखते हैं। तो डायरीज से भी हमें, किसी की पर्सनल डायरीज से पता चलता है कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किस तरह से अपना शासन किया। जिन चीज़ों के बारे में उनके रिकॉर्ड रूम से हमें पता नहीं चलता है, तो हमें वहाँ पे पोएट्स की कविताओं से, सोशल रिफॉर्मर्स की बुक से, नॉवलिस्ट से, और जितने भी कुछ डायरीज लिखी कुछ लोगों ने जो मुख्य लोग थे, तो उनसे पता चलता है कि उस टाइम से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने प्रताड़ित किया देशों को, किस तरह से अपना डिक्टेटरशिप चलाई, क्योंकि वो लोग सुनते नहीं थे। तो दिस इज द चैप्टर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है पूरा पूरा हो सक, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसको डिफाइन करने की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच।